पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए हैं। निम्नलिखित जानकारी किसी भी एक दिन प्राप्त करो। आपकी कक्षा में कुल विद्यार्थी संख्या कितनी है? तो मैं बता दूं बच्चों आप लोगों को, क्योंकि विद्यालय बंद है इसलिए ये सब जानकारियां हम लोग एक्यूरेट नहीं जमा कर सकते, लेकिन हमारे जो क्लास की संख्या है वह 33 विद्यार्थी पूरे हैं, जिसमें से लड़के कितने लड़कियां कितना है। तो हमारी क्लास में कुल लड़के 16 और लड़कियां 17 हैं। कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं? हम लोगों ने स्थानांतरित 3 बताया है, 3 बच्चे अनुपस्थित हैं। आपके विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? विद्यालय में लगभग 300 के लगभग विद्यार्थी हैं। उसमें भी लड़कियों की संख्या अधिक है, लड़के कम है। विद्यालय में कितने लड़के और लड़कियां विद्यालय खुलने के बाद हम लोग एकदम एक्यूरेट फिगर बता सकते हैं। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है? तो हम लोग बता सकते हैं कि कक्षा 8वीं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। किस कक्षा में सबसे अधिक अनुपस्थिति है? फिलहाल हमारा विद्यालय शुरू नहीं है, इसलिए हम इसको सही तरीके से बता नहीं सकते कि कितने विद्यार्थी अनुपस्थित चल रहे हैं या कौन सी कक्षा में ज्यादा विद्यार्थी अनुपस्थित है। अब यहाँ पर दिया है, उपरोक्त गतिविधि के माध्यम से तुम अपने विद्यालय के छात्र संख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त की। इसी तरह गांव, तहसील, जिला, राज्य, देश एवं वैश्विक स्तर पर भी जनसंख्या की जानकारी हम एकत्र कर सकते हैं। तो ये जानकारी हम लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, गूगल पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं कि हमारे गांव की जनसंख्या कितनी है, हमारे तहसील की जनसंख्या कितनी है, या हमारे जिले में कितने स्त्री कितने पुरुष हैं। और लिंग के आधार पर आप वहाँ की जो संरचना हो किस तरह से, साक्षरता के बारे में भी विचार कर सकते हैं हम लोग। साक्षरता की भी जानकारी ले सकते हैं कि मेरे गांव में कितने साक्षर हैं कितने निरक्षर हैं। और साक्षरता के लिए जो पैमाना है वह 6 वर्ष से अधिक और लगभग 18 वर्ष 20 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं, उस तरह से हम बता सकते हैं कि कितने लोग अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, कौन से बच्चे विद्यालय में नहीं जाते हैं। जबकि सरकार की ओर से हर एक राज्य में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस तरह से हम अपने गांव की, तहसील की, देश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, उसमें साक्षर कितने हैं, निरक्षर कितने हैं, किस आयु के लोग अधिक हैं। जैसे जो चीन की संख्या जनसंख्या है, अगर हम लोग चीन से भारत की तुलना करें तो भारत युवाओं का देश माना जाता है, क्योंकि हमारे देश में जो आयु का पैमाना है, यंगस्टर्स ज्यादा है, युवा ज्यादा है। और चीन में युवाओं की कमी है, वृद्ध ज्यादा है, क्योंकि वहां पर जीत बहुत ज्यादा लंबे समय तक लोग जीते हैं। उम्र 90 साल 100 साल के बूढ़े मिलेंगे, अर्थात वहां पर मृत्यु दर कम है, इसलिए वहां पर बूढ़े लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। किसी प्रदेश के विकास में अनेक घटक सहायक होते हैं, उनमें जनसंख्या महत्वपूर्ण घटक है। जनसंख्या को भी एक रिसोर्स माना गया है देश के लिए, एक बहुत बड़ा इनकम के लिए या देश की समृद्धि के लिए जनसंख्या का होना भी आवश्यक है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर संसाधन विपुल मात्रा में उपलब्ध है, किंतु जनसंख्या नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है। तो हमारे देश से लोग, जहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, वहां से लोग विदेशों में जाकर के बसते हैं, क्योंकि वहां पर काम करने वाले लोग कम है, रिसोर्सेस ज्यादा है। अब यहाँ पर दिया है दो गांव, अ नगर और ब नगर, इसकी जनसंख्या में तुलना दिया है। कुल जनसंख्या 2016 में थी यहाँ की 1 लाख, और यहाँ पर 1,10,000। दो शहरों की जनसंख्या, दो नगरों की जनसंख्या दी गई है। अब उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर दिया है कुल जन्मे हुए बच्चे। 2016 में कुल 2000 बच्चे अ नगर में पैदा हुए थे, जन्म लिए थे, और ब नगर में 2750 बच्चों ने जन्म लिया था। यहाँ पर मृत संख्या 1500 है, और ब नगर में मृत संख्या 2200 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चों का जो अंतर है लगभग 750 का है। ब नगर में 750 ज्यादा बच्चों ने जन्म लिया है, और मृत्यु भी लगभग 700 लोगों की हुई है। यहाँ पर 1500 की हुई है, यहाँ पर 2200। मतलब अ नगर की अपेक्षा ब नगर में 700 ज्यादा लोग मरे हैं। बाहर से आए हुए लोग अ नगर में लगभग 23,000 लोग आए हैं, और ब नगर में 15,000 लोग बाहर से आए। और गांव छोड़ करके, नगर को छोड़ करके गए लोग यहाँ पर 2,000 है, और ब नगर में 5,000 है। इस तरह से
अगर हम लोग जनसंख्या का अंतर देखें, जो माइनस है ऋण वाला, मृत और नगर छोड़कर जो गए हैं, उनको बाकी के टोटल में से माइनस करना है। मतलब 1,00,000, 1,02,000 और ये 23,000, मतलब 1,25,000 में से 2,000 और ये 1,500, 3,500 माइनस किया तो 1,21,500 जनसंख्या अनगर की बचेगी। और उसी तरह से इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो ब नगर की जनसंख्या 1,20,550 बची। किस नगर में जन्मे हुए बच्चों की संख्या अधिक है? तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर ब नगर में जन्मे हुए बच्चों की संख्या अधिक है। ब नगर में 750 अधिक बच्चों ने जन्म लिया है। मृत लोगों की जनसंख्या किस नगर में अधिक है? तो हम यहाँ पर देखते हैं ब नगर में 2,200 मृत लोग हैं। अ नगर की अपेक्षा 700 अधिक लोग ब नगर में मृत हुए हैं। किस नगर में बाहर से अधिक लोग आए हैं? तो हम लोग देखते हैं कि बाहर से अ नगर जो है वहां पर अधिक लोग आए, क्योंकि वहां पर 23,000 लोग आए हैं और ब नगर में 15,000 लोग आए हैं। उसकी तुलना में अ नगर में 8,000 ज्यादा लोग आए। दोनों नगरों की वर्ष 2017 में जनसंख्या कितनी होगी, गणना करो। तो गणना करने पर हम लोगों ने पाया अ नगर की जनसंख्या 1,21,500 है और ब नगर की जनसंख्या 1,20,550 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये फिगर मिलेगा। सभी बिंदुओं का विचार करते हुए एक वर्ष में किस नगर की जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई? तो हम देखते हैं कि जनसंख्या की जो वृद्धि है वह अ नगर में अधिक हुई है, क्योंकि यहाँ पर पहले सिर्फ 1,00,000 लोग थे। बाहर से आए हुए लोगों की जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर जब हम लोग टोटल देखते हैं तो 1,21,500। इसका मतलब ब नगर की अपेक्षा यहाँ पर अधिक लोग आए हैं। कुल जन्मे बच्चों की संख्या दी गई है, इसके आधार पर जनसंख्या के अनुसार इनकी संख्या कितनी होगी, इसे क्या कहा जा सकता है? हम लोग इसका प्रतिशत प्रतिशत निकाल करके प्रति हजार में कितना है उसको हम लोग बच्चों की जनसंख्या को निकाल सकते हैं। 1,00,000 पर 2,000 बच्चों ने जन्म लिया है, उसके आधार पर इसमें से 3 जीरो कट कर दोगे तो लगभग 2% आबादी बढ़ी। और हजार में अगर देखना है तो 20%, 20, 1,000 में 20 बच्चे यहाँ पर जन्म लिए एक वर्ष में। इस तरह से हम इसकी गणना कर सकते हैं। मृत जनसंख्या को प्रति हजार जनसंख्या के अनुसार गणना करो। ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? मृत संख्या 1,00,000 पर 1,500 है। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1.5% आता है। मतलब प्रति हजार 15 लोगों की मृत्यु हुई है। इस तरह से प्रति हजार की जनसंख्या या मृत लोगों की संख्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि जन्म दर, मृत्यु दर, औसत आयु, स्थलांतरण, इन सब चीजों पर निर्भर करती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, वहां की जनसंख्या पहले 1,000 थी अनगर की, बाद में 2,000 बच्चों ने जन्म लिया और उसके बाद 23,000 बाहर से लोग आए। इस तरह से और उसमें से हम लोगों ने ऋण किया किसको? जितने लोग मर गए और जितने लोग बाहर गए, उसका जो अंतर था वह जनसंख्या था। मतलब पहले वहां की जनसंख्या 1,00,000 थी, अब 1,21,500 है। इसका मतलब 21,500 लोगों की वृद्धि उस अनगर गांव में हुई। अब यहाँ पर जन्म दर दिया है, एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। जैसा कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि 1,00,000 पर 2,000 बच्चे हैं, इसका मतलब 10,000 पर 200 होगा और 1,000 पर 20। तो वहां की जन्म दर प्रति हजार 20 बच्चे हैं और मृत्यु दर भी उसी के अनुपात में था। जितने प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में मृत व्यक्तियों की संख्या होती है उसे मृत्यु दर कहते हैं। जैसे हम प्रतिशत निकालते हैं उसी तरह से प्रति 1,000 पर निकालना है। अब 1,000 लोगों में मृत कितने लोग हुए? 1,500। इसका मतलब क्या हुआ? 10,000 पे कितने होंगे? 150। और फिर 1,000 पर कितने होंगे? 15 लोग। एक एक जीरो कट करते जाएंगे तो आसानी से हमको मिल जाएगा। तो अनगर की जो मृत्यु दर थी वह प्रति हजार 15 थी। 1,000 पर 15 लोग उस वर्ष मरे थे। जीवन प्रत्याशा क्या है? किसी प्रदेश में एक व्यक्ति के जन्म जन्म के समय का औसत जीवन काल का अनुमान। जैसा कि मैंने बताया, भारत जो देश है चीन की तुलना में युवाओं का देश है।
क्योंकि यहाँ पर जो जीवन काल है वो कैसा, मृत्यु दर जल्दी होती है। मृत्यु लगभग 70-80 साल के एज तक एवरेज है, उसमें लोग मर जाते हैं। इसलिए चीन पे जो आबादी है वो वृद्धों की आबादी है, क्योंकि वहां पर बहुत लंबी उम्र तक लोग जीते हैं, 90 साल 100 साल के ऊपर जीते हैं, इसलिए वहां पर वृद्ध ज्यादा है। तो जीवन प्रत्याशा क्या है, किसी प्रदेश में एक व्यक्ति के जन्म के समय का औसत जीवन काल का अनुमान, अर्थात औसत आयु कितनी है, तो अपने यहाँ 60 साल 70 साल लगभग एवरेज आयु निकलेगी अगर हम निकालते हैं। प्रवासन क्या है, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह का दूसरे स्थान पर जाना या दूसरे स्थान से आना। किसी प्रदेश में यदि बाहर से कोई व्यक्ति आता है, निवास हेतु आए, तो वह अप्रवास कहलाएगा। और यदि किसी प्रदेश से व्यक्ति अन्य स्थान पर जाए तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। अप्रवास मतलब कैसा, जैसे गांव से हम मुंबई शहर में आए हैं, यहाँ पर किसी रोजगार के उद्देश्य से आए या रहने के उद्देश्य से आए, तो अप्रवास कहलाएगा, स्थलांतरित हुए। और किसी प्रदेश से व्यक्ति अन्य स्थान पर जाए, अर्थात जैसे मुंबई शहर से किसी और शहर में चले गए, मुंबई हमने खाली की एक तरह से, उसे उत्प्रवास कहेंगे। उपरोक्त सभी कारकों का जनसंख्या की वृद्धि पर परिणाम होता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर प्राकृतिक रूप से जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों के लिए उल्लेखनीय कारण है। उसी तरह व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह में होने वाले प्रवासन से भी जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि के कारण संसाधनों पर दबाव पड़ता है। इसके विपरीत यदि जनसंख्या नियंत्रित होगी तो संसाधन योग्य प्रमाण में उपलब्ध रहते हैं। जनसंख्या का नियंत्रण में रहना उस प्रदेश के विकास का सूचक है। जैसे किसी प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक है, घनत्व बहुत अधिक है, तो वहाँ के रिसोर्सेस जो है, संसाधन है, उस पर बहुत ज्यादा तनाव आएगा। जैसे मुंबई शहर की आबादी बहुत ज्यादा है, और जब लोकल ट्रेन चालू थी तो हम लोगों ने देखा था लोग लटक करके बाहर किसी भी तरह से संघर्ष करके अपने काम के स्थान पर पहुंचते थे। अभी फिलहाल प्रवास कम है, क्योंकि सिर्फ जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी उनको ही भेजा जा रहा है, लोकल से परमिशन है। लेकिन जब पूरी तरह से फ्लो में स्टार्ट होगा, जब सभी लोगों को छूट होगी, उस वक्त अगर हम लोकल ट्रेनों को देखेंगे मुंबई की, तो हमें पता चलेगा। मेट्रो ट्रेनों को देखें तो भी पता चलता है किस तरह से भीड़ है। अर्थात यहाँ की जो जनसंख्या है उसका घनत्व बहुत अधिक है, रोजगार के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, इसलिए यहाँ के संसाधनों पर, संसाधन सीमित है, उसको एक्सपांड नहीं किया गया। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ चुकी है। इसके लिए यहाँ के संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। यातायात के साधनों पर तो सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है। ट्रैफिक सवेरे के समय बहुत ज्यादा, शाम के समय घंटों लग जाते हैं ट्रैफिक में। इस तरह से हम देखते हैं कि जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि के कारण जो संतुलन है वह शहरों का बिगड़ रहा है। जो खाने पीने की चीजें अधिक महंगी है, जो घर है यहाँ पर करोड़ों के हिसाब में जाते हैं, बहुत ज्यादा महंगे हैं शहरों में, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है, लोगों के रहने के लिए जगह कम है। इसलिए अगर किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ना है तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वहाँ की जनसंख्या नियंत्रित रहे, तभी जाकर के वह प्रदेश अच्छे से डेवलप हो सकता है। अब यहाँ पर दिया, उपरोक्त सभी कारकों का जनसंख्या की वृद्धि पर परिणाम होता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर प्राकृतिक रूप से जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों के लिए उल्लेखनीय है। यहाँ पर दिया है कि अनियंत्रित अगर जनसंख्या होगी और जन्म दर और मृत्यु दर का शहरों में अंतर बहुत कम है। कारण क्या है, क्योंकि जन्म लेने वाले अधिक है, जनसंख्या अधिक है, लेकिन मृत्यु लोगों को बचा लिया जाता है, अस्पताल नजदीक है, इसलिए यहाँ पर मृत्यु दर कम है। अस्पताल नजदीक है, सुविधाएं अच्छी है, एम्बुलेंस की सहायता से जरा भी कुछ भी तकलीफ हुआ तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, इसलिए यहाँ का जो मृत्यु दर है वह कम है। और अगर मृत्यु दर कम होगा, जन्म दर ज्यादा होगी, तो जनसंख्या अपने आप बढ़ेगी। और प्रवासी लोग भी ज्यादा रहे, बाहर से भी लोग ज्यादा रहे, इसलिए जनसंख्या यहाँ की अधिक है। अब यहाँ पर जनसंख्या का वितरण दिया है कि किसी प्रदेश की जनसंख्या किस प्रकार बिखरी हुई है। प्रदेश में कहीं पर्वतीय क्षेत्र होता है तो कहीं समतल मैदान। भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है। हम लोगों ने देखा है कि राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन उसके हिसाब से उसकी जनसंख्या कम है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वहां पर कमाने के लिए उद्योग धंधे कम है, संसाधन सीमित है, बसने के लिए भी जगह बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो क्षेत्र है वह
पूरी तरह से रेत से व्याप्त है, चारों तरफ रेत की मात्रा ज्यादा है, पानी बहुत कम है वहां पर राजस्थान में, इसलिए वहां की जनसंख्या कम है। उसी तरह से पर्वतीय क्षेत्र, जैसे हिमालय पर्वत की तरफ जाते हैं हम, वहां की जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर बसे हुए हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, दुर्गम भाग है, तो वहां पर उद्योग धंधे भी कम है, संसाधन सीमित है, रोजगार के साधन सीमित है, इसलिए वहां की जनसंख्या कम है। उसी तरह से अगर जलवायु अनुकूल होगी, क्षेत्र अच्छा होगा रहने के लिए, खेती के लिए उपज ज्यादा होगी, तो उस कारण से वहां की जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा, लोग अधिक मात्रा में वहां पर रहेंगे। यहाँ पर दिया है कि जनसंख्या पर परिणाम करने वाले कौन कौन से कारक हैं। प्राकृतिक कारण कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक और सामाजिक कारक। प्राकृतिक कारक में स्थिति, वहां की प्राकृतिक संरचना कैसी है, जलवायु कैसी है, मृदा कैसी, खनिज संसाधन कैसे हैं। कल हम लोगों ने भूमि उपयोग में देखा था कि भूमि का सबसे ज्यादा उपयोग किस लिए होता है। अगर वहां पर खेती लायक साधन है, खेती अच्छी हो सकती है, सिंचाई की सुविधा अच्छी है, अच्छे बीज मिलते हैं, उपज अच्छी होगी, उपज अच्छी होगी तो वहां का मुख्य व्यवसाय कृषि होगा। आप अगर नजदीक बंदरगाह के कोई स्थान है, वहां पर खेती नहीं करेंगे लोग, वहां पर या तो मत्स्य व्यवसाय होगा जो समुद्र के किनारे, दूसरा वहां पर बड़े बड़े गोडाउन्स होंगे, यातायात का साधन अधिक अच्छा होगा, तो उद्योग धंधे वहां पर अधिक विकसित होंगे, वहां की जनसंख्या अपने आप बढ़ेगी। और नगरीय व्यवस्था बढ़ेगी, उद्योग अधिक है तो नगरीकरण अधिक होगा, शहरीकरण होगा, यातायात के साधन होंगे और बाजार होगा। उद्योग धंधे तभी विकसित होंगे जब बाजार नजदीक होगा या यातायात का माध्यम बहुत सही तरीके से विकसित किया होगा। और राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं, अगर युद्ध की स्थिति आई या राजनीतिक अस्थिरता या सरकारी नीतियां, ये सब भी कारण होते हैं जनसंख्या पर। अगर युद्ध की स्थिति आई तो जो बॉर्डर के गांव है, बॉर्डर के जो शहर है, सबसे पहले उसको खाली किया जाएगा, अर्थात वहां की जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि वहां से उनको स्थानांतरित किया जाएगा। अगर राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकली अगर वो स्टेट स्टेबल नहीं है, बार बार वहां पर दूसरी दूसरी पार्टियों का राज आ रहा है, तो उस राज्य को अच्छे से डेवलप करने में कठिनाई आएगी, तो लोग उस राज्य से हट करके दूसरे जगह जाएंगे, वहां पर उद्योग धंधे नहीं लगाएंगे। उसी तरह से सरकारी नीतियां है, अगर टैक्सेस ज्यादा लगा दिया सरकार ने तो अपने आप उद्योग धंधे कम हो जाएंगे, और वहां की जनसंख्या की जो वृद्धि है अपने आप कम होगी, लोग दूसरे शहरों में जाकर के अपना रोजगार करेंगे। सामाजिक कारण क्या है, वंश, धर्म, भाषा, रूढ़ियां एवं परंपराएं, यह सब भी ऐसे कारण है जो जनसंख्या की वृद्धि पर परिणाम करते हैं। रूढ़ियां परंपराएं अगर बहुत ज्यादा प्रबल है तो वहां भी लोग ज्यादा रहना नहीं चाहते। और भाषा, अगर इस तरह का किसी कोई भेद है, कोई तकलीफ है, तो वहां पर भी लोग स्थानांतरित होते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं। जनसंख्या का घनत्व दिया है, किसी प्रदेश की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के बीच का अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। जनसंख्या वितरण का अध्ययन करते समय जनसंख्या के घनत्व पर विचार किया जाता है। अब दिया है कि जनसंख्या घनत्व कैसे निकालेंगे हम लोग, तो दिया है प्रदेश की जनसंख्या मान लो 1 लाख है और प्रदेश का क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर है, तो प्रदेश की जनसंख्या 1 लाख को प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 1000 वर्ग किलोमीटर, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, उसका जो अनुपात आएगा उस स्थान के जनसंख्या का घनत्व होगा। तो इस तरह से हम लोग 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी आबादी रहती है इसका पता लगाया जा सकता है। इसे ही जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सभी स्थान पर जनसंख्या का घनत्व एक जैसा नहीं होता। कुछ स्थानों पर जो ज्यादा विकसित है, जो जैसे जापान, जापान में अगर हम लोग टोक्यो शहर में जाएंगे तो बहुत ज्यादा घनी आबादी है। इंग्लैंड, लंदन की जो आबादी बहुत ज्यादा घनी है, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें। दुबई की आबादी कल हम लोगों ने देखा था, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें, लगभग 100 महले से भी ज्यादा। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी इमारत। तो कारण क्या है, वहां की जनसंख्या अधिक है, जगह कम है, तो इसका मतलब है कि घनत्व अधिक है। अब लिंग अनुपात क्या है, स्त्री और पुरुष, स्त्रियों की कुल संख्या बटे पुरुषों की कुल संख्या गुणे 1000, तो हमें पता चलेगा कि प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या कितनी है। हमारे देश में जनगणना के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि 897 के लगभग, कुछ तो भी 2011 की जनसंख्या में, या 867 कुछ था, इस तरह की कोई फिगर था, जो प्रति 1000 पर उतनी महिलाएं हमारे देश में एवरेज
लिंग अनुपात पाया गया था। यहाँ पर दिया है हरियाणा में लिंग अनुपात 2011 की जनसंख्या के हिसाब से दिया है, तो प्रति हजार पुरुषों की अपेक्षा 879 879 महिलाएं। उसी तरह से बिहार में 918 है, प्रति हजार पे 918 महिलाएं। महाराष्ट्र में 929, छत्तीसगढ़ में 991 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। सबसे ज्यादा महिलाएं अधिक केरल में, प्रति 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं केरल में। तो यह लिंग अनुपात इस आलेख के माध्यम से हम जान सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न इसके आधार पर पूछा है, किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक है। यहाँ पर हम लोग अगर केरल देखते हैं तो प्रति 1000 पर 1084 महिलाएं। किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है, तो वह हरियाणा राज्य है, 879 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पर। महाराष्ट्र की जनसंख्या में संतुलन पाने के लिए अनुपात में कितना है एवं किस प्रकार का परिवर्तन अपेक्षित है। महाराष्ट्र में देखेंगे 929, लगभग 71 महिलाएं कम है पुरुषों की अपेक्षा। तो अगर उसे संतुलित करना है तो महिलाओं के लिए जो लड़की बेटी बचाओ अभियान जो चल रहा है उसके तहत अगर लोगों ने काम किया, लिंग परीक्षण को पूरी तरह से बैन किया गया है, सजा दी जाएगी अगर कोई भी लिंग परीक्षण सोनोग्राफी के माध्यम से करता है। तो इस तरह से अगर महिलाओं की संख्या बढ़ानी है तो हमें बेटी बचाओ जो अभियान चल रहा है उस पर और भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है। लिंग अनुपात लगभग संतुलन बराबर होना चाहिए, स्त्रियों की संख्या हमारे देश में कम न होने पाए, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए अनेक अभियान चलाए गए। जहां स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक है वहां के मुख्यतः पुरुषों का उत्प्रवास अधिक होता है, ऐसा प्रवासन अधिक रोजगार हेतु होता है, उदाहरण केरल। किंतु जहां स्त्रियों की संख्या कम होती है वहां मुख्यतः स्त्रियों का जन्म दर ही कम होता है। ये हम लोगों ने देखा, जैसे हरियाणा है वहां पर स्त्रियों की जनसंख्या कम है, अर्थात पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आबादी कम है। इसका मतलब वहां पर जन्म दर कम है और रोजगार के लिए पुरुष ज्यादातर बाहर जाते हैं। जैसे केरल राज्य है, केरल में प्रति 1000 1084 महिलाएं हैं। तो यहाँ पर भी अनुपात सही नहीं है और उसी तरह से हरियाणा में भी बैलेंस अनुपात नहीं है। आयु समूह अनुपात, किसी प्रदेश के आयु पर जब विचार किया जाता है तो हमें पता चलता है कि जैसा मैंने चीन और भारत की तुलना की आबादी के हिसाब से, तो किस आयु समूह के लोग ज्यादा है। तो भारत में अगर हम देखते हैं तो भारत में कार्यशील जनसंख्या का समूह 15 से लेकर के 59 वर्ष की आयु के लोग अधिक है और इसे कार्यशील समूह कहते हैं। कार्यशील मीन्स वर्किंग पॉपुलेशन, जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करके कमाने के लिए कार्य करते हैं, अर्थात ये जो जनसंख्या है सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या है और यही भारत की प्रगति के लिए, विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि 15 से लेकर के 59 वर्ष की आयु के लोग अधिक हैं। अर्थात यही वो जनसंख्या है जो देश के लिए कार्य करती है, जो नौकरी धंधा करते हैं, व्यवसाय में कार्यरत है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है 15 से 59 वर्ष के लोगों की आबादी अधिक है। आश्रित जनसंख्या अर्थात 15 वर्ष से जो छोटे हैं, जो बच्चे हैं, और 60 वर्ष से अधिक अर्थात जो रिटायर्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, कमाने के लिए सक्षम नहीं है, इस तरह की जो जनसंख्या है उसे आश्रित जनसंख्या कहते हैं। अब कार्य के अनुसार जनसंख्या की संरचना, कुछ कार्यशील जो व्यवसायी नौकरी नहीं कर रहे हैं वह सब अकार्यशील हुए और हमारे देश में 15 वर्ष से आयु से कम लोग और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अकार्यशील में रखा गया है, इस कैटेगरी में रखा गया है। निवास स्थान क्या है, अधिवास के अनुसार प्रदेश में जनसंख्या का वर्गीकरण ग्रामीण नगरीय इस तरह से किया है। तो हम लोग देखते हैं कि जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान जहां पर ज्यादा है वहां पर बड़ी इमारतें अधिक है और वहां की जनसंख्या अधिक है, उसे शहरी जनसंख्या या नगरीय जनसंख्या कहेंगे और गांव में जो लोग रहते हैं उसे ग्रामीण जनसंख्या। साक्षरता भी अगर हम देखते हैं कि शहर में साक्षरता का प्रमाण अधिक होगा। साक्षरता अर्थात पढ़े लिखे लोग, और निरक्षर अर्थात जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता उसे निरक्षर माना जाता है। अब साक्षरता का प्रतिशत हमारे देश में भी अब बढ़ रहा है, केवल 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या को साक्षर अथवा निरक्षर में वर्गीकृत किया जाता है। बच्चा कम से कम 7 साल से अधिक का होगा तो उसे
साक्षरता में काउंट करेंगे कि साक्षर है अथवा नहीं है, पढ़ना लिखना उसे आता है या नहीं है। कम से कम उसकी आयु 7 वर्ष होनी चाहिए। प्रवासन क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर दीर्घकाल या अल्प अवधि के लिए जाना। उसके लिए कारण क्या हो सकता है? विवाह, जैसे किसी स्त्री का जब विवाह होता है तो अपने पति के साथ उस शहर में आ गई रहने, या उच्च शिक्षा के लिए हम लोग आते हैं, व्यवसाय के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, या कोई प्राकृतिक आपदा, कोई महामारी जैसे यहाँ पर आई तो सभी लोग सबसे ज्यादा गांव में स्थानांतरित हो गए। फिर रोजगार उद्योग के लिए यहाँ पर आ गए, अकाल पड़ा, गांव में सूखा पड़ा या अतिवृष्टि हो गई तो भी यहाँ पर आ गए, शहरों में आ गए कमाने के लिए। तो प्राकृतिक आपदा भी प्रवासन का एक कारण होती है। इसके पहले मैंने बताया युद्ध भी एक कारण है। तो युद्ध का कारण क्या था? जो बॉर्डर के राज्य है या जो गांव है उसे सबसे पहले खाली किया जाता है कि वहां पर जनसंख्या जो रहने वाले लोग हैं उन्हें तकलीफ ना हो, इसके लिए। अब जनसंख्या के वितरण पर परिणाम करने वाले अनेक घटक हैं। जैसे बताया कि युद्धजन्य स्थिति है, या कोई भी जनसंख्या में अगर अधिक है और वहाँ के रिसोर्सेस कम है, वहाँ पर तनाव ज्यादा पड़ेगा, रोजगार कम हो जाएगा। उसी तरह से जनसंख्या को एक संसाधन माना जाता है। पहले ही बताया मैंने कि गुणवत्ता के आधार पर जनसंख्या का वितरण किया जाना चाहिए। जैसे स्किल्ड जो लेबर है, स्किल्ड लेबर अधिक होंगे तो वह जनसंख्या जो है देश के लिए जो भी रोजगार है या कंपनी कारखानों में काम करने के लिए अधिक रोजगार उपलब्ध होगा, और वो लोग काम कर सकते हैं जो अधिक स्किल्ड है, ज्यादा समझदार है, किसी चीज में विशेष रूप से प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया है। तो अच्छी जनसंख्या या अच्छे देश के विकास के लिए क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो लोग और स्किल्ड लेबर हो। यहाँ पर दिया है मानव विकास सूचकांक। जब मानव की स्थिति का अध्ययन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास से किया जाता है तो मानव विकास सूचकांक माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब इसकी तुलना की जाती है तो इसमें दिया है आर्थिक संकेतक, अर्थात औसत जीवन स्तर कितना है, स्वास्थ्य कैसा है यहाँ के लोगों का, शिक्षा कैसी है, शैक्षणिक कालावधि। और हम देखेंगे कि हमारे देश की जो शिक्षा स्तर है वह प्रतिदिन बढ़ रहा है। स्वास्थ्य का भी जो जीवन औसत मान है वह भी बढ़ा है, क्योंकि मृत्यु दर कम हुई है। ज्यादातर मेडिकल जो चीजें हैं, साइंस ने बहुत अधिक प्रगति की है। मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0 से 1 के बीच होता है। अति विकसित प्रदेशों का सूचकांक 1 के करीब होता है। और प्रगति का स्तर जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे यह सूचकांक कम होता जाता है। किसी प्रदेश में यदि विकास बहुत ही कम होगा तो सूचकांक 0 के पास होगा। अगर अगर प्रगति किसी भी स्थान की कम हुई है, विकास कम हुआ है, तो सूचकांक 0 के पास। और एक सूचकांक कब होगा? जब विकसित प्रदेश होगा तो वहां का जो सूचकांक है वह 1 के करीब होगा। अब यहाँ पर जनसंख्या दी है और उसका घनत्व किस जिले में अधिक है हमको बताना है। महाराष्ट्र की जनसंख्या है। अब 1000 से अधिक है तो एकदम डार्क कलर दिया है, पिंक। 500 से 1000 के बीच का है, प्रति वर्ग किलोमीटर दिया है। महाराष्ट्र राज्य की जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अब जो सबसे डार्क है वो 1000 से ज्यादा है, उससे कम है 500 से 1000 के बीच है, फिर 250 से 500। इस तरह से जैसे जैसे कलर लाइट होते गए वैसे वैसे जनसंख्या कम दिखाई है। अब सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व कौन कौन से जिले में है? तो 1000 से ज्यादा एकदम डार्क वाला जो भाग है उससे देखना है। तो हम देखेंगे ठाणे, पालघर, ये सब जो जगह है वहां की जो जनसंख्या है प्रति हजार प्रति वर्ग किलोमीटर 1000 की अपेक्षा अधिक है, अर्थात जनसंख्या का घनत्व अधिक है। उसके बाद उन जिलों के नाम बताओ जिनका घनत्व 100 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। 100 से कम एकदम लाइट हल्का कलर जो दिया है, तो हम देखेंगे गढ़चिरौली का जो भाग है वो एकदम लाइट है, एकदम हल्का है। और इस तरफ रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग भी थोड़ा हल्के कलर में दिखाया है। इसका मतलब वहां की जो जनसंख्या है वह 100 से कम है 1 किलोमीटर में। जनसंख्या का घनत्व वहां पर कम है। उन दो जिलों के नाम बताओ जहां जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। मध्यम अर्थात मिडल, एवरेज। एवरेज अगर हम देखेंगे तो 250 से 500 तक मध्य वाली जनसंख्या है, एवरेज जनसंख्या है। तो हम देख सकते हैं अहमदनगर, औरंगाबाद, जलगांव, धुले, नासिक, नंदुरबार, अकोला, इस तरह से जो हल्के कलर में मिडल वाला जो दिया है 250 से लेकर के 500 तक प्रति वर्ग किलोमीटर की जो जनसंख्या है उसे हम बता सकते हैं। उन दो जिलों के नाम बताओ जहां जनसंख्या
का घनत्व मध्यम है, वो देखा हम लोगों ने 250 से 500 के बीच का। गहरे रंग से दिखाए गए घनत्व का मूल्य कितना है? एकदम गहरा डार्क कलर का अगर हम देखेंगे तो प्रति वर्ग किलोमीटर 1000 से अधिक की जनसंख्या है। 1 किलोमीटर में 1000 से अधिक लोग रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 1000 से अधिक लोग रहते हैं। गढ़चिरौली की जनसंख्या घनत्व कम क्यों है? गढ़चिरौली के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करेंगे, तो यह जो भाग है, ज्यादातर जंगल से व्याप्त है और घने जंगल है। दूसरी बात, वहाँ पर कुछ जो भाग है, वह नक्सलाइज्ड एरिया है, नक्सली रहते हैं। वो कुछ कारण उसके हैं, जो हम लोग न्यूज़ पर भी देखते रहते हैं कि गढ़चिरौली में कुछ नक्सलाइज्ड क्षेत्र होने के कारण भी वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम है। लोग ज़्यादातर स्थलांतरित हो गए और सबसे बड़ा कारण वहाँ का वन प्रदेश है। प्राकृतिक संरचना, जलवायु, वन, उद्योग इत्यादि का घनत्व होने पर होने वाले परिणाम के विषय में चर्चा करो। तो प्राकृतिक संरचना मैंने बताया पहले ही, अगर क्षेत्र जंगलों से व्याप्त है या पर्वतीय क्षेत्र है तो जनसंख्या अपने आप कम होगी। मैदानी सपाट भाग है और वहां पर पानी की उपलब्धता अधिक है, रोजगार अधिक है, यातायात के साधन अधिक है, तो जनसंख्या का घनत्व अच्छा होगा, ज्यादा होगा वहां पर। महाराष्ट्र के जिला न्याय जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की, उसमें हमें पता चलता है किस क्षेत्र की जनसंख्या ज्यादा है, किस क्षेत्र की जनसंख्या कम है। और जनसंख्या के घनत्व का नगरीकरण और औद्योगिकरण का प्रभाव हम लोगों ने देखा। जैसे मुंबई शहर है, मुंबई शहर जिला, उपनगर जिला, ठाणे, पुणे एवं कोल्हापुर जिलों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिकीकरण हुआ है, विकास हुआ है, बहुत सारे ऑफिसेज है, कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या अधिक है। उसी के बाद नागपुर, नासिक, अहमदनगर इत्यादि स्थानों पर हम लोगों ने देखा कि वहाँ का जनसंख्या घनत्व थोड़ा सा मीडियम है, मध्यम है। औद्योगिक विकास वहां पर भी हुआ है, लेकिन अभी मुंबई और पुणे की तुलना, ठाणे की तुलना में उतना अधिक नहीं हुआ है। वृष्टि छाया या जंगल वाले प्रदेश, जैसा कि हम लोगों ने देखा, वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, गढ़चिरौली जैसा भाग है। अब यहाँ दिया है, जनसंख्या से संबंधित विभिन्न घटकों की जानकारी में प्रत्यक्ष सर्वेक्षण से प्राप्त होती है। प्रति 10 वर्ष में एक बार सर्वेक्षण होता है और 2011 में सर्वेक्षण हुआ था। इस साल कोरोना महामारी के चलते उसे पोस्टपोन किया गया, नहीं तो अभी भी होने वाला था सर्वेक्षण मई में। अब शायद अगले साल पर इसे डाला गया। अब यहाँ पर दिया है कि पहले 1810 में परिवार किस तरह से होते थे और 1910 में परिवार कैसे, 2010 में। इन चित्रों को देखेंगे तो हमें परिवर्तन साफ दिखाई देता है। पहले बहुत बड़ा परिवार होता था, पति पत्नी और इतने ढेर सारे बच्चे, कम से कम 6 बच्चे 7 बच्चे एक परिवार में होते थे। उसके बाद जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा, जागरूकता आई लोगों में, तो हम दो, हमारे पांच, चार, इस तरह। और उसके बाद हम दो, हमारे एक, सिर्फ एक ही बच्चा या ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे। इस तरह से लोगों में जागरूकता आई, शिक्षा का स्तर बढ़ा और लोग समझदार होने लगे, जनसंख्या में कमी आई या परिवार छोटे होने लगे। इस चित्र को देखने के माध्यम से हमें यह पता चलता है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए, निम्नलिखित कथनों